अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है, खुश रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खुश रहने से खुशियाँ बढ़ती हैं, सेहत अच्छी होती है और घर में जो है वो ना इत्तेफाकी और लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। अच्छा, खुशी की बात हो रही है तो मैं आज आपके साथ में खुशी के हवाले से एक बड़ी अच्छी बात शेयर करती हूँ। अब खुश रहना क्यों ज़रूरी है? क्या खुश रहना चाहिए ज़बरदस्ती, या फिर इंसान को अपना माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि वो खुश रहे? इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम खुश रहने की कोशिश करते हैं। खुश रहने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस ही होगा ना। खुश रहने के लिए खुश रहने वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, उसके पीछे लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत। और वो मेहनत क्या करनी चाहिए आपको? जैसे कि आप अपनी रूटीन बनाते हैं कि आप सुबह उठे, आपने नाश्ता किया, फिर उसके बाद अपने ऑफिस गए, या वटेवर, अगर आप घर में रहती हैं, खातून हैं, तो आपने अपने काम किए, मेड का वेट किया, वटेवर जो भी आपका घर का रूटीन है। अब खुश रहने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, अपने सोचों को पॉजिटिव करना है। जैसे कि आपकी मेड नहीं आई तो आपको इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज काम कैसे होगा, आज क्या होगा? ओके फाइन, रिलैक्स हो जाएं। आज काम हो जाएगा। मेड नहीं आई है, बिजली नहीं आ रही है, गैस नहीं आ रही है, हमें इन तमाम तर चीज़ों से निपटना है, आगे बढ़ना है और निकलना है। अगर पूरा दिन आप इसी स्ट्रेस में रहेंगे कि ये काम नहीं हो सका या वो काम नहीं हो सका, काम टाइम पे होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। जैसे कि बहुत सारी ऐसे मामलात होते हैं ज़िंदगी के कि हम चाहते हैं कि हम बहुत कोशिश करें और हमें कोई चीज़ हासिल हो जाए, हमें नहीं होती, हम दुखी हो जाते हैं। हमें उस पर दुखी नहीं होना चाहिए। तो खुश रहना आपके इख्तियार में है, लेकिन चीज़ों को हासिल करना या काम कंप्लीट कर लेना या फिर अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना या किसी कामयाबी को हासिल करना या ना करना, इसमें सिर्फ आप मेहनत करते हैं और बाकी रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ देते हैं। इसलिए शिकवे शिकायत जब आप करते रहते हैं तो एंजाइटी होती है। आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सुबह उठें और सोचें कि आज की जितनी भी मुश्किलात हैं उनका सामना डट के करना है। ओके, लाइट नहीं है तो क्या हुआ, कपड़े कैसे धुलेंगे, वॉशिंग मशीन कैसे चलेगी, ये वो घर के माइनर काम हैं। यहाँ से लेके आपके प्रोफेशनल काम तक जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी कोई रुकावटें होती हैं, एक तो वो फिज़िकली होती हैं कि वो बिजली नहीं आ रही, ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जैम है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में भी ये प्रॉब्लम बना के रखेंगे, अपने दिमाग में भी ये रुकावटें बना के रखेंगे, तो आप खुश नहीं रह सकते। खुश रहना है वहाँ जहाँ पर खुश रहना मुश्किल है, वहाँ मुस्कुराएं और अल्लाह पे छोड़ दें तमाम तर काम और सोचें कि नहीं, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ये सारे काम करा देगा, मैंने अपनी पूरी एफ़र्ट की है ना। अब अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उसको अल्लाह ही सॉल्व करेगा। तो खुश रहना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपना थॉट चेंज करते हैं, जब आप अपनी सोच चेंज करते हैं, तो आपके सराउंडिंग के सारे मनाजिर चेंज हो जाते हैं। आपको वो चेहरे अच्छे लगने लगते हैं जिन चेहरों से आपको प्रॉब्लम होती है, आपको वो लोग अच्छे लगने लगते हैं जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम होती है, आपको वो टीचर भी अच्छे लगने लगता है जो आपको रोज़ाना बहुत सारा होमवर्क दे देता है और आप कहते हैं ये क्या, इतना काम क्यों कराता है। लेकिन जब आप खुश रहते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, मेरी टीचर कितना भी होमवर्क दे दें, मैंने काम कर लेना है, तो क्या है कि आपने गम मना के भी करना है, मुंह बना के भी करना है, तो खुश होके करें ताकि आपकी सराउंडिंग में चीज़ें चेंज हो जाएं, ताकि आप हैप्पी गो लकी रहें। चले जी, आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल बताते हैं आपको। और मौसम जो है कराची का मौसम इस वक्त सर्द और खुश्क है। शहर में हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस सुबह के औकात में धुंध छाई हुई है। अच्छा, वैसे आज धुंध थी भी। शहर में आज भी दिन भर गर्म खुश्क मौसम के साथ रात और सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत महसूस की जाएगी। 15 दिसंबर से सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। महकमे मौसमियात का ऐसा बताना है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा जी, अब चलते हैं वेदर फोरकास्ट की जानिब और आपको बताते हैं कि ओवरऑल जो मौसम है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे क्या रहेगा। तो वेदर फोरकास्ट हमारी स्क्रीन पर ये है जनाब। 11 बजे 22 सेंटीग्रेड, 12 बजे 25 सेंटीग्रेड, 1 बजे 26 सेंटीग्रेड और 2 बजे जो है वो 28 सेंटीग्रेड रहेगा। ये हो गई हमारी वेदर फोरकास्ट। और जल्दी से चलते आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस भी जल्दी जल्दी शेयर कर लेते, ताकि आपने जाना होगा भाई आज जुमे का दिन है, ग्रॉसरी करने जाना होगा, जल्दी जल्दी खाना पकाना है। तो वेजिटेबल प्राइस, हेयर वी गो ऑन आवर स्क्रीन। सबसे पहले क्या है हमारे पास? टमाटर है 58 पर। इसके बाद हमारे पास क्या है? आलू 35 पर। फिर हमारे पास है जनाब लहसुन 288 पर। देन व्हाट वी हैव, हमारे पास अदरक आ गई है, अदरक 299 पर आ गई है। फिर उसके बाद हमारे पास गाजर है 81 पर। और क्या है हमारे पास? तुरई है 138 पर।
फिर है हमारे पास लौकी 81 पे, एंड देन वी हैव फूल गोभी 58 पे। इसके अलावा क्या है हमारे पास, खीरा है 69 पे। फिर हमारे पास क्या है, भिंडी 253 पे। फिर हमारे पास क्या है जनाब, हमारे पास प्याज है जो कि 81 पर है। अच्छा जी, ये हो गए हमारे वेजिटेबल प्राइस। आगे बढ़ते हुए जल्दी से आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं करेंसी रेट्स। जी हाँ, करेंसी रेट्स क्या है, माल का हाल। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अभी थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर ये है माल का हाल। करेंसी रेट्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 189, कैनेडियन डॉलर है 205, यूरो है 330, कुवैती दिनार है 921। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यूके पाउंड 378, फिर हमारे पास सऊदी रियाल है 75, फिर है यूएई दिरहम 77 और फिर यूएस डॉलर है 283। और अब बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं गोल्ड के प्राइस। आलमी मार्केट में सोना $5 महंगा होकर $4,212 फी ऑन्स पर पहुंच गया है। एक तोला सोना 500 रुपये महंगा होकर 4,43,562 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 428 रुपये महंगा होकर 3,80,282 रुपये का हो गया। तलब पर एक तोला चांदी 85 रुपये महंगी हो गई। एक तोला चांदी की कीमत 6,452 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अच्छा जी, ये तो हो गया वो सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ बात कर लेते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है, महकमा तालीम सिंध की नई भर्ती असातिज़ा के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई। अच्छा, अब ये मामला कुछ इस तरह से है कि कराची में 150 से ज़ायद नए असातिज़ा को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। 1000 नए असातिज़ा को पहले मरहले में शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। अच्छा जी, शोकॉज के जवाबात सुनने के बाद 150 से ज़ायद असातिज़ा बरतरफ, ये सिचुएशन है इस वक्त। और अब देखते हैं कि ये मामला जो है वो कहाँ तक जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में ये खबर मैं आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो बहुत सारा ऐसा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड खबरें हैं, जैसे कि डेंगू है और बहुत सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शन है जो कि इस मौसम में सर उठाते हैं। सिंध की वज़ीर सेहत ने पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और स्पोर्टिंग स्टाफ की जानिब से गैर कानूनी क्लिनिक्स चलाने पर डीजी हेल्थ को कार्रवाई की हिदायत दे दी है। दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव कि इस तरह की जो गैर कानूनी क्लिनिक्स हैं अब वो नहीं चलाई जाएंगी। अच्छा जी, डीजी हेल्थ ने एक्शन लेते हुए तमाम मुताल्लिका मुलाजमीन को 15 रोज़ में ये सर्टिफिकेट जमा कराने का हुक्म दिया है कि वो कोई क्लिनिक नहीं चला रहे। अस्पतालों और DHOs को भी इस हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। अच्छा जी, अब ये हो गई हमारी वो तमाम तर सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब शामिल करते हैं जी टॉप स्टोरी। और हमारी जो पहली टॉप स्टोरी है वो क्या है, पहली टॉप स्टोरी हमारी, ये मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम, महंगाई का दबाव आर्जी है। IMF के मुताबिक मुश्किल हालात और सैलाब के बावजूद पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है और महंगाई का दबाव आर्जी है। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर है, पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक, वज़ीर आज़म और तुर्कमान सदर की मुलाकात। अच्छा जी, अशकाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात में तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है, नेक्स्ट खबर है जी NID यूनिवर्सिटी की बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान की पहली ड्राइवरलेस कार की कामयाब टेस्ट ड्राइव। और इस हवाले से बताएंगे आपको हमारे न्यूज़ सेशन में। दिस इज़ रियली ग्रेट इनिशिएटिव। अच्छा जी, आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में 7वां इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 2025 सनती तरक्की का नया संगे मील। अच्छा जी, कराची एक्सपो सेंटर में 7वां इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर 2025 का आगाज़ हो गया। नेक्स्ट खबर है जी विंटर वेकेशंस के हवाले से, सिंध में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान, 22 से 31 दिसंबर छुट्टियां। सिंध महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने सूबे भर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक मुकर्रर कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्रोन चालान, और पाकिस्तान में पहली बार ड्रोन के जरिए फ़िज़ाई ई चालान, 2 गाड़ियों पर भारी जुर्माने। कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक पुलिस ने पहली मरतबा ड्रोन ऑपरेशन के जरिए फ़िज़ाई ई चालान करते हुए 2 गाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद किए। नेक्स्ट खबर है हमारे पास गैलप सर्वे, और गैलप सर्वे में क्या कुछ है। पाकिस्तान में 91% अफराद ने गुज़िश्ता 6 माह में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। इस बारे में भी होगी बात न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, T20 वर्ल्ड कप के पोस्टर में पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर गायब, मामला क्या है, इस हवाले से शायकीन बरहम। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट्स की फरोख्त शुरू करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया। ये हैं जी तमाम तर वो टॉप स्टोरीज जिन पर हम बात करेंगे हमारे न्यूज़ सेशन में। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे और फिर हम करेंगे आपके साथ में ढेर सारी खबरें शेयर, और बताएंगे आपको कि मुल्क से बाहर और ओवरऑल क्या कुछ चल रहा है। इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। कीप वॉचिंग सीरियल 10।
वेलकम बैक। कराची के मसाइल इतने हैं कि जिस मसले पर बात की जाए ना, उस मसले पर आप बात करते ही रहेंगे लेकिन मैटर सॉल्व नहीं होता। अच्छा, ये मसले सॉल्व भी नहीं होते, फिर जब लोग टेबल टॉक करते हैं वो भी कामयाब नहीं होती, मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं होते। अब रिसेंटली जो हालात है कराची में, आप देख लें, डंपर माफिया है, फिर ये गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल है, फिर ओवरऑल अगर देखा जाए तो सनतकार जो हैं उनको बेशुमार उनके रिजर्वेशंस हैं, उनकी मसाइल हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, इस पर बात करने के लिए जो है आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फैसल मुईज़ साहब, जो कि सदर नकाटी हैं और अपना काम बखूबी से अंजाम देते हैं और बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं इस इशू के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। ठीक ठाक हैं फैसल भाई। स्टार्ट करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से। हम तकरीबन पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं कि जी ये रिजर्वेशन सॉल्व नहीं हो रहे, गुड्स ट्रांसपोर्टर ने आए रोज़ कभी ये हड़ताल कर दी, कभी उन्होंने ये मुतालबा कर दिया। मसला क्या है, मसला है क्या? देखें, इस वक्त तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल हुई है, हाँ। वो एकदम ऐसा सिलसिला डेवलप हुआ है, हाँ। कि आप लाजमी बात है, हुकूमत वक्त चाहती है कानून साजी करना। सही। और उस कानून साजी में सबसे बड़ा मसला ये है कि देखें, आप जो अभी कराची में भी जो मामलात हुए, हाँ। कि आपने कैमरे लगाए और चालान की, जो आपने चालान किए लोगों के, उस पर आपने जो है वो पैसे इतने ज़्यादा रखे कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, यही मामला गुड ट्रांसपोर्टर के साथ भी है। मसला ये है कि आपके मुल्क का लिटरेसी रेट क्या है, आपके मुल्क में सिविक सेंस क्या है। देखिए, ये वही हुकूमतें हैं जो इससे पहले रही हैं, ये इख्तिदार में रहे हैं, और इन्होंने किया क्या है, हाँ। कि इस कानून साजी को एकदम लाके मुसल्लत कर दिया गुड ट्रांसपोर्टर और आम आदमी पे। मसला ये है कि पहले हर चीज़ को एजुकेट करना पड़ता है, हर चीज़ की ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है और मामलात को बिठा के समझाया सुलझाया जाता है। लेकिन इनके तरीके कार में इस वक्त जो भी सिलसिला था ना, कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, इस तरह जो है वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। पहले अपनी आवाम को अवेयरनेस दी जाती है, अवेयर किया जाता है। यही वो लोग हैं ना कि फिटनेस के ऊपर जो है, यही वो ट्रैफिक है, यही वो मोटरवे पुलिस है जो रिश्वत ले के जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट देती थी अपना, और इन्हीं गुड्स माफिया और ये ट्रक्स के जो ओनर्स हैं, हाँ। इनको इन्होंने जो है वो रिश्वतें दे के, अगर गाड़ी फिट नहीं है तो उसको फिटनेस अप्रूव करी। उसके बाद जो है वो कानून कायदे जो भी थे, आपको पता है पुलिस का हाल, कि रिश्वत दे के जो है वो कहीं किसी भी जुर्म करे वो वहाँ से निकल जाता था। रीज़न ये है कि इस वक्त हुकूमत वक्त को चाहिए कि अवेयरनेस पैदा करे, अवेयरनेस प्रोग्राम करे। हमारे लोग जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। इस माशरे में, जो पाकिस्तान का माशरा है, इसमें लिटरेसी रेट बहुत हायर यानी लेवल पे जो है वो लिटरेट लोग नहीं है। तो मसला सिर्फ इतना सा है कि पहले अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, सही, एजुकेट करने की ज़रूरत है, और बैठ के उनसे निगोशिएट करने की ज़रूरत है। मसला ये है कि कुछ लो और दो की बुनियाद पे आप हर चीज़ अगर कोशिश करें कि गवर्नमेंट के ख़जानों के अंदर सिर्फ पैसा जो है वो डालने के लिए, गरीब आदमी को आज रोटी खाने को पैसा नहीं है। मैं एक बात बताऊँ, अगर 3,000 और 4,000 रुपए का चालान मोटर में पुलिस कर देती है एक आम ड्राइवर का, और एक ओनर के ऊपर अगर महीने में 15,000 रुपए का या 20,000 रुपए का, तो उसकी सैलरी बेचारे की पूरी कट जाती है। तो मसला ये है कि ये स्ट्राइक जो चल रही है और जो मामला चल रहे हैं, इसमें पहले गवर्नमेंट को चाहिए था कि अवेयरनेस सेशंस करते और इनके साथ बैठ के तय करते चीज़ों को और ग्रेजुअली इंक्रीज करते चीज़ों को। मसला ये है कि एकदम इतने बड़े बड़े चलान और इतने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो उनके साथ क्रिएट हो रही है, जो हैजर्ड्स आ रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ा मसला है, हमें सियालकोट और फैसलाबाद से फ़ोन आ रहा है। देखिए, कराची इज़ अ पोर्ट सिटी, यहीं से सारा माल गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है एंड दे गो टू अप कंट्री। मसला ये है कि इस वक्त वहाँ की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बंद हो चुकी इस गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पे। हम रोज़ाना बैठ के टीवी पे आपके जितने वज़ीर हैं, जितने मिनिस्टर, ये बोलते हैं कि पाकिस्तान माशी तरक्की कर रहा है। मसला ये है कि माशी तरक्की पाकिस्तान कहाँ से कर रहा है कि आज रोज़ आपके मुल्क में हड़तालें हो रही है, कोई बहुत अच्छा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर नहीं है जिस प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में काम हो रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है ना, उसको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा और उसको जो है अपने लोगों में पहले अवेयरनेस डालनी पड़ेगी और उसके बाद आगे चलना पड़ेगा। सही। अच्छा, जिस तरह से अभी फैसल भाई कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट को एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद है। अशरफ भाई, ये कैसे बनाया जाएगा एग्जाम्पल? ये कैसे गवर्नमेंट एग्जाम्पल, किस तरह से ये बात होगी, किस तरह से ये मसला सॉल्व होगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन फिर घुमा फिरा के मसला जू का तू, फिर वही रिजर्वेशंस, फिर वही हड़ताल,
پھر وہی پرابلم. اب اس کے انڈسٹری پر کیا اثرات ہوں گے, اوور آل اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. اب آپ دیکھیں نا اس سے کتنی چیزیں متاثر ہوتی ہیں. دیکھیں صبا, ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کی ہم امپورٹ ایکسپورٹ کو چھوڑے, صرف ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں. کراچی جو ہے پورے ملک کی مجموعی ایکسپورٹ کا 50% سے زیادہ جو ہے ایکسپورٹ کرتی ہے. 24,000 صنعتیں ہیں, 7 انڈسٹری زون ہیں. پھر انہوں نے فیصل صاحب نے بتایا کہ فیصل آباد ہے, سیال کوٹ ہے, باقی اور دیگر انڈسٹریز ہیں, تو پورے ملک سے ایکسپورٹ کا مال آتا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری تو پورے ملک میں. اب اس کا مال, اب دیکھیں پورٹ پہ شپ کھڑا ہوا ہوتا ہے, فیصل صاحب مجھ سے زیادہ بتائیں گے. وہ شپ کھڑا ہوا ہے, وہ ہڑتال ہوئی, مال تیار بیٹھا ہوا ہے, اور وہ وہاں سے نکلے 4 دن لگتے ہیں. 4 دن لگتے ہیں سیال کوٹ سے مال آنے میں. 4 دن میں کراچی پہنچے گا, پھر پورٹ پہ جائے گا, پھر لوڈ ہوگا. اور اگر جہاز چلا گیا, وہ جہاز تو نہیں رکے گا نا, ظاہر ہے وہ جہاز اسی کے حساب سے سب پلان کرتے ہیں, پھر آ کے مال لوڈ ہوگا. اور اگر یہ ہڑتال کی وجہ سے جہاز چلا گیا, وہ ایکسپورٹر کا کیا ہوگا پوچھیں. دیکھیں ہمیں معیشت کے لیے جو بیٹھ کے وزراء ہیں یا بیوروکریٹس ہیں, ان سب کا مسئلہ جو ہے, میں پھر آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, بیوروکریٹس بہت بڑا رکاوٹ ہے. آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں, بند کمرے میں میٹنگ کرتے ہیں, دیکھیں اسٹیک ہولڈر کون ہیں, یہ لوگ ہیں. اس کراچی کی 7 انڈسٹری زونز کے جو صنعت کار ہیں نا, وہ آنر ہیں, ٹھیک ہے, وہ کما کے دے رہے ہیں. آپ 11,000 ارب روپے لے رہے ہیں, کس سے لے رہے ہیں؟ کیا یہ بیوروکریٹس دے رہے ہیں صحیح, یا آپ کے منسٹرز دے رہے ہیں؟ یہ بزنس کمیونٹی اگر کام نہیں کرے گی نا, تو لاکھوں لوگوں کو جو روزگار دیا جا رہا ہے وہ کہاں جائے گا. نارتھ کراچی میں آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کتنی ہے, فیصل صاحب بتائیں گے. وہاں پہ چھوٹے پیمانے کی صنعتیں کتنی ہیں, وہ بتائیں گے. دیکھیں ایکسپورٹ جب ایک ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے اوپر بہت ساری دوسری کمپنیز بھی ہوتی ہیں جو ان کو سپورٹیو کر رہی ہوتی ہیں. اب امپورٹ کا مال جب نہیں پہنچے گا تو ایکسپورٹ کا مال تیار کیسے ہوگا, پہلا سوال. اور دوسرا جو تیار مال ہے, وہ اگر جہاز چلا گیا تو آپ ان سے پوچھیں اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. آپ کو پتہ ہے ایسا ٹائم بھی میں نے دیکھا ہے, اور بڑے بڑے صنعت کار جو فیصل صاحب بتائیں گے, ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں لوگوں کو, ہوئے ہوں گے. بالکل صحیح کہہ ڈیمیجز ہیں. دیکھیں جو بات اشرف بھائی کہہ رہے ہیں اس میں بالکل صداقت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صنعت کار جو ہے, خاص طور پہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, وہ تو بری طرح پس رہی ہے. اس وقت معاملات اتنے خراب ہیں, بجلی کے حالات اس وقت جو بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم پوری خطے میں جو ہے وہ 9 سینٹ کی بجلی ہے, اور ہمارے یہاں 13 سینٹ کی بجلی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہم کیپیسٹی چارجز دے کے مر گئے. 18% ہم نے جو ہے وہ جی ایس ٹی ہم بلوں پہ دے رہے, 360 ارب روپے ہم پے کر رہے تھے. اس سال اشرف بھائی 460 ارب روپے جمع ہوئے ہیں. آپ کتنا نچوڑو گے؟ آج بیوروکریسی کی اور منسٹرز کی بات کرتے ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, ایم این اے, ایم پی ایس, منسٹرز یعنی اور بیوروکریٹس, یہ سارے مل کے جو انجوائے کر رہے ہیں لائف, وہ میرے اور آپ کے پیسوں پہ انجوائے کر رہے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے ملک کا. دیکھیں باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں جب ہمارے وزیر بیٹھتے ہیں, ہمارے وزراء بیٹھتے ہیں, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں پاکستان معاشی ترقی کر رہا ہے. دس از آل آرٹیفیشل. آئی ایم ٹیلنگ یو فرینکلی, آج آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ آپ کے سروائیول کی ضرورت ہے. اس میں صرف عوام کا سروائیول نہیں ہے, اس میں سب کا سروائیول. اگر کل انڈسٹری بند ہو جاتی ہے اور اگر لوگ جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں, ہم جابز نہیں دے سکتے, تو اس کے بعد کس سے ٹیکس لے گی گورنمنٹ؟ صحیح. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو سرکولر ڈیپتھ ہے 1200 ارب روپے جو انہوں نے کلیکٹ کیے, وہ ہم سے اور آپ سے کلیکٹ کر رہے ہیں. کسی بیوروکریٹ نے, کسی نے آج تک جو ہے وہ ان رقم میں یعنی پیسے ڈالے؟ آپ آج بولے وزیر اعظم کے اگلے 3 سال تک میری پوری کابینہ, میرے سارے ایم این ایز, میرے سارے ایم پی ایز ایک پیسہ سیلری نہیں لیں گے. آپ شروع تو کریں, آپ شروع کریں. آپ کو اگزامپل بننے کی بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا, کہ آج اعلان کرے وزیر اعظم, اگر ملک سے مخلص ہیں تو جو پاکستان کے خزانے سے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں, ان سب خزانوں سے ان کو چاہیے وزیر اعظم سمیت تمام کابینہ, تمام ایم این ایس, تمام ایم پی بولے فری آف کاسٹ تھینک لیس جاب ہم کریں گے. آپ یہ ساتوں ایسوسی ایشن کراچی چیمبر کی بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انیشیٹو کہیں نہ کہیں سے تو لینا پڑے گا جب یہ مسئلہ سالو ہوگا. اس پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور کبھی اسٹرائک ہے, کبھی کوئی اور ایشو ہے, کبھی کوئی اور ایشو ہے. ابھی منڈے کو جو ہے اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ آنے والی ہے وہ پالیسی, اس پر فیصل بھائی سے بات کرتے ہیں. فیصل بھائی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, اور کیا آپ کو لگتا ہے کیا ایکسپیکٹڈ ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ گورنمنٹ نے بات کی ہے نا,
उन्होंने या आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हमसे मीटिंग करते रहे, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हमसे मीटिंग करते रहे। उन्होंने हमेशा ये बोला कि ये जो भी मॉनेटरी पॉलिसी, जो इंटरेस्ट रेट है आपका, हम इसको सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पिछले 4 मॉनेटरी पॉलिसी से अशरफ भाई यहाँ बैठे हैं, 11 रुपये पे स्टक हुई हुई है। आप अगर खित्ते में दूसरे मुल्कों को देखें तो देखिए इस खित्ते में कंपटीशन है, एक्सपोर्ट कंपटीशन है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है, वियतनाम एक्सपोर्ट करता है, ताइवान एक्सपोर्ट करता है, ये सारे मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं ना। आप इनके मॉनेटरी पॉलिसी रेट ले लें, सही। जो नेशनल बैंक ऑफ इंडिया है उसकी पॉलिसी 5 रुपये 25 पैसे, हाँ, सही है। इसी तरह श्रीलंका, जिसको आप कहते थे कि डिफॉल्ट हो गया है, वो 7 रुपये 70 पैसे पे उनका रेट फिक्स है। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, उन्होंने 10 रुपये पे जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स किया हुआ है 10 पे। इसी तरह वियतनाम 4.5 पे। आप मुझे एक बात बताएं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में जो हमारा इतने अरसे से चल रहा है, और ठीक है मैं मानता हूँ गवर्नमेंट ने इस इंटरेस्ट रेट में कमी की है, लेकिन श्रीलंका भी डिफॉल्ट कर रहा था, आज वो 7 रुपये पे ले आए। हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि हम किस तरह कम्पीट करें इस खित्ते के अंदर। और दूसरा मसला ये है कि देखिए इन्हीं एक्सपोर्टर्स का मुकाबला है उनसे अशरफ भाई। मसला ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन सब चीज़ों से बढ़ जाती है। जब हम लेंडिंग करते हैं, बोरोइंग करते हैं, बैंक से जब इतना इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, तो उसके बाद हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, हम मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये है कि ये बिजली की बात कर रहे हैं, 9 सेंट 13 सेंट आज हमारी है, पूरी दुनिया में 9 सेंट है, ये अभी और बढ़ने जा रही है। उसके बाद अब आप देखिएगा कि कितना बिजली का कोराम होगा, और जिस तरह इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिस तरह कैपेसिटी चार्जेस हम पे कर रहे हैं, सही है ना। और ये जीएसटी की मद में 18% हम पे कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी। और मॉनेटरी पॉलिसी को तो बहुत यानी देरीना मुतालबा है बिजनेस कम्युनिटी का कि सिंगल डिजिट में लाया जाए। पाकिस्तान को इस खित्ते में कम्पीट करना है। मसला ये है कि ये बेनिफिट होगी सबसे ज़्यादा एसएमईज पे। ये जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री है ना, जो एक्सपोर्टर की चेन है, जो माल बनाती है एक्सपोर्टर के लिए, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, इसलिए कि उनकी लेंडिंग और बोरोइंग बहुत ज़्यादा है। तो नाउ द थिंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स, मैं आपको बताऊं कि ये आज सोचने का वक्त है कि पाकिस्तान सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को और आवाम ने सही नहीं करना, ताजिर ने, सनतकार ने या आवाम ने सही नहीं करना। पाकिस्तान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों ने भी सही करना है। अशरफ भाई, उन्होंने भी अपनी सैलरीज को कट डाउन करना है, उन्होंने भी अपने मामलात को देखना है। मसला मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, अगर मिल के हम कोशिश करेंगे ना तो तभी पाकिस्तान को सही कर सकते हैं। वरना जितना हम इस वक्त जो है वो जिस जगह खड़े हैं, वो दैट इज इम्पॉसिबल। इट विल टेक लाइक 5-6 years to get back in the way। सही, बिल्कुल। अशरफ भाई, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है, और जो मार्केट सर्वे है, मतलब डिमांड तो 2% की है बिजनेस कम्युनिटी की, यानी कि आपके 11% है तो 9% लिया है। लेकिन जो मार्केट सर्वे, जो माहिरीन है, जो टॉप माहिरीन है इकोनॉमी के, जो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं अनचेंज रहेगी। जैसे कि पिछली 4 हर 2 महीने बाद आती है, जो 4 मॉनेटरी पॉलिसी से 11% पे बरकरार है। तो अगली भी जो मंडे को आ रही है, जो हमने दिया है, 70% की राय है कि शरह सूद 11% बरकरार है। लेकिन कंसर्न है ये, अगर आपने कम नहीं किया तो इसमें अगर शरह सूद कम करते हैं ना सब, तो इंडस्ट्री को कम सूद पे जो है ना कर्जा मिलेगा, साथ हुकूमत का भी जो कर्जे हैं जो उसके ऊपर जो सूद देना है वो भी कम हो जाएगा। 1% अगर शरह सूद कम होता है ना, तो हुकूमत पे जो कर्ज की अदायगी है, यानी सूद की अदायगी है, वो आपका 400 अरब रुपए कम हो जाते हैं 1% पे। 2% के 800 अरब रुपए, तो आप ये हमारे टैक्स के पैसे हैं, वो जो सूद में जा रहे हैं, वो तो इनको भी रिलीफ मिलेगा, हुकूमत पाकिस्तान को भी मिलेगा। अब ये है कि ये जो फैसले हैं ना, बिजली, गैस, शरह सूद, अगर ये हमने एमरजेंसी तौर पे फैसले नहीं किया ना, तो जो इंडस्ट्री मैंने बताई 150 बंद हुई हैं, तो आगे कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर बंद हो गई तो बेरोजगारी का आपने पता है, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, फिर क्या 70 लाख पे पहुंच गई बेरोजगार, 7.1% रिकॉर्ड हाई है। सोचें, ये तो ये इस तरह तो हालात है, तो भाई इन हालात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के हालात जो हैं वो ठीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद आएंगे, फिर शो को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कुछ लोगों की मदद करने की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को आगे बढ़ के थाम लेने की ज़रूरत होती है, और अल्लाह की रज़ा के लिए जो लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के काम आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है दुनिया और आखिरत में उनके लिए इनाम ही इनाम है। और हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मुखलिस हज़रात हैं। हमारी कौम, हमारी नेशन, हमारे लोग बहुत प्यारे हैं, इस मामले में बहुत अच्छे लोग हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के लिए आगे बढ़कर जितनी मदद हो सकती है हम सब कोशिश करते हैं कि हम सब एक दूसरे की मदद करें। लेकिन इनमें वो लोग शायद कहीं बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं जो कि आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेते हैं और बाकायदा तौर पर इन लोगों की प्रॉपर देखभाल करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनके लिए सोचते हैं, इनके लिए फ़िक्र करते हैं। तो आज ऐसी ही एक पर्सनैलिटी मुफ्ती अबू तलहा साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं नुसरत फाउंडेशन से, वो इस वक्त हमारे शो पर मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं ताहिरा साहिबा जो कि एक बहुत प्यारी बच्ची हिफ्ज़ा उनकी वालदा हैं। इन सबको शो में वेलकम करते हैं और फिर गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आप हमारे शो पर आए। अच्छा जनाब, पहले सबसे पहले मुफ्ती साहब से बात करते हैं और ज़रा पूछते हैं कि मुफ्ती साहब जिस तरह से आपकी नुसरत फाउंडेशन है और एक बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों की मदद करना, और स्पेशली जिनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं है, जिनके घरों में कोई इस तरह से नहीं है कि कोई उनका ख्याल कर सके, उनकी किफ़ालत करना, ये एक बहुत बड़ा काम है और ये एक बहुत बड़ा कार खैर है। किस तरह से नुसरत फाउंडेशन जो है वो लोगों की मदद करती है, फिर हम ताहिरा साहबा से भी बात करेंगे। जी, एक तो मैं आप तमाम टीम का बहुत यानी कि मशकूर हूँ, आप लोगों ने हमें यानी कि यहाँ आने का मौका दिया जी और अपने ख़यालात इज़हार करने का मौका फ़राहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह नुसरत ट्रस्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन एक ऐसा इदारा है जो माज़ूर बच्चे और माज़ूर अफराद की हर जो ज़रूरत को मद्देनज़र रखता है। या आज जो हमारे साथ जो फैमिलियाँ मौजूद हैं, ये वो फैमिलियाँ हैं कि जिनके घरों में कमाने वाला, कफ़ालत करने वाला नहीं है, और ऐसे बच्चों की, नॉर्मल बच्चों की तरबियत करना, उनको संभालना एक मुश्किल हो जाता है। एक उस खातून के लिए ख़ास तौर पर जो कभी घर से बाहर निकली ही ना हो, शोहर ही यानी कि कमाता रहता हो, और अचानक अटैक होने की सूरत में, किसी को फालिज होने की या रोड एक्सीडेंट की वजह से अचानक इस दुनिया से चले जाना, तो उस औरत पर क्या गुज़रती होगी शायद वही फैमिली जानती हो। हम सिर्फ सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ। उनकी तकलीफ़ सिर्फ वही जानता है या अल्लाह जानता है। सही। तो नुसरत ट्रस्ट ऐसे लोगों की कफ़ालत करता है जो ख़ास तौर पर यतीम माज़ूर बच्चे अपने घरों पर बहुत मुश्किल की यानी कि ज़िंदगी गुजारते हैं। हम लोग उन्हें अपने पास यानी कि रजिस्टर करके हर महीने मुस्तकिल बुनियादों पर उनके वालिदैन से पूछ के कि कितनी ज़रूरत होती है इनके लिए। असल में लिक्विड चीज़ें खाते हैं, ये ज़्यादा यानी कि चल फिर नहीं सकते हैं, तो इनको लिक्विड चीज़ें देनी पड़ती हैं, और आपको पता है वो महंगी है आज के दौर में। हाँ। तो इस तरह हमारे 20,000 से लेकर 5,000 तक का फैमिली को वजीफ़ा दिया जाता है। सही। कुछ फैमिलियाँ हमारे साथ आपके प्रोग्राम में शायद पहले आई थी, जी। तो उनकी 20,000 रुपये था। ये आज हमारे साथ जो फैमिली है इनका माहाना यानी कि 5,000 रुपये, जो इस फ़कत इस बच्ची की यानी कि खुर्द व नोश में इस्तेमाल होता है, और इसको हर 2-2, 3-3 साल बाद यानी कि बढ़ाया जाता है। जैसे बच्ची बड़ी होती है उसकी यानी कि ज़रूरतें वो होती हैं यानी कि बढ़ती जाती हैं, तो इस तरह उसका जो फ़ंड है माहाना वो भी यानी कि बढ़ता जाता है। चलिए जी, ताहिरा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ ये बड़ी प्यारी सी बच्ची हैं हिफ्ज़ा, और मैं देख रही हूँ कि ये बड़ा कोशिश कर रही हैं, बड़ा मुस्कुरा रही हैं, और हिफ्ज़ा जो है बड़ी प्यारी भी लग रही है, हमारे शो पर आई हैं। ज़रा बताएं कि जब हिफ्ज़ा पैदा हुई थी तब से लेकर अब तक के क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई और किन किन मसाइब का और मुश्किलात का सामना रहा। सबसे तो पहले मैं मुफ्ती अब्दुल सलाह के सर की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें मौका दिया, यहाँ पे बुलवाया शो में जी, हमारे दुख को समझा, मेरे बच्चों की परेशानी घर की, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुश इनके शुक्रगुजार हैं, अल्लाह इनको और दे ज़्यादा, मेरा मालिकुल कायनात। दूसरी बात ये है कि ये पैदा हुई एक माँ की थी, डरने का बहाना बना। अच्छा। डरने के बाद भी ये डॉक्टर ने बोला था कि इसके दिल में सुराख है। अच्छा। 5 साल इसका वही इलाज चला। सही। मेरे मियाँ एक सरिया फील्ड में काम करते थे, हमने पैसे को कभी देखा ही नहीं था जी, कि कितना इस पे लग रहा है, क्या पोजीशन है, कैसे नहीं। उसके बावजूद वो ये दिल का मसला इसका हल हुआ तो पता चला कि इसको माजूरियत का भी मसला है। अच्छा। क्योंकि ये इसकी वजह से ये ज़्यादा बैठती नहीं है, चलती नहीं है, खड़ी नहीं हो सकती, इसके हाथ पाँव टेढ़े होने लग गए।
4 साल के बाद इसके हाथ पांव मुड़ने लगे थे, यानी कि जैसे बढ़ने लगी ना कमज़ोरी बढ़ती गई इसकी। अच्छा, इस लिहाज से उसके बाद मुझे जिना में किसी ने WMO के बारे में बताया। वहाँ गई सर अदरीस के पास, उन्होंने इसके टेस्ट वगैरह कराए, फ़ौरन MRI उन्होंने करवाई इसकी जी। उसमें पता चला इसके पट्ठों का मसला है और दिमाग आम बच्चों से बहुत छोटा है। अच्छा, उसके बावजूद फिर उन्होंने शाजिया जतोई के पास चेकअप रखा और डॉक्टर रमन कुमार के पास, तो डॉक्टर लगाए फिजियोथेरापी के कि जो इसके हाथ पैर मुड़ गए हैं कि जितनी जल्दी हो सके, अभी शुरुआत है, जल्दी इस पे कंट्रोल किया जाए। और उसी दौरान मेरे शौहर को भी अटैक आ गया। अल्लाह जी, तो वो उसके बावजूद दो मरीज़, मैंने दोनों की तरफ अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इसकी तरफ भी तवज्जो दी, शौहर की तरफ भी दी। तो अल्लाह पाक ने करम किया कि ये माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुई। कुछ अरसा बाद मेरे मियाँ को दोबारा अटैक आया, तो मेरी बच्ची उसको देखने के लिए आई जी। और इसी दौरान जो है ससुराल वालों ने डिवोर्स दे दिया कि बगैर इजाज़त के आप अपने वालिद को क्यों देखने गए। आपकी बेटी को? जी। तो उसी दौरान समझो उसी हफ्ते, यानी कि बच्ची मेरी मंगल की शाम को आई थी, हफ्ते वाले दिन मेरे मियाँ को दोबारा अटैक आ गया। 2 साल वो बिस्तर पे रहे। सही। उसकी भी देखभाल करनी, इनकी भी देखभाल करनी। उसके बाद सर अबू तलहा के बारे में बताया हमें किसी ने जी। हम लोग आए, दोनों मियाँ बीवी ढूंढ के गए दारा, सर से मुलाकात की, तो इन्होंने तब से लेके आज तक मुझे महाना 5000 भिजवा रहे हैं मेरी बच्ची को। ईद पैकेज होता है माशाल्लाह जी। तो ये बहुत बड़ा एक इंसान को सहारा मिल जाता है। मैं ऐसी औरत थी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। जी जी। मेरे मियाँ सरिया फील्ड में काम करते थे, 3 मिलों में उनके ठेके थे। पैसे की हमें अहमियत ही नहीं थी, ना कभी बाहर जाने की खबर थी। सही। असवारी आई, चले गए, चीज़ लाए, वापसी घर पे। सही। उनके जाने के बाद ये एहसास हुआ कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में और कितनी मुश्किल में हम लोग दिन गुजार रहे हैं। बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं। बड़ा बेटा मेरा 22 जनवरी को हो जाएगा 17 साल का। सही। जी जी। और उससे छोटा जो मेरा है वो 15वें साल में, वो मैकेनिक का काम करता है। सुबह 7 बजे जाता है, रात 12 बजे वो मेरा बच्चा घर पे आता है। क्या रोज़ का 400 लाते हैं। सही। और बड़े की 22,000 सैलरी है, NSC वगैरह नहीं है, और वो 9वीं क्लास में पढ़ भी रहा है। उससे छोटा बच्चा है मेरा, वो 3री में पढ़ रहा है, फैज़ान अली। इससे बड़ा है वो 11वें साल में, स्कूल मदरसा ट्यूशन। जी जी। और मैं खुद घर पे केमिकल का माल सिलाई करती हूँ। वो ये पोजीशन है कि कभी आ गया कभी नहीं आया, ना आए तो 3-3 महीने गुजर जाते, आए तो हफ्ते में महीने में 2-2 मरतबा भी आ जाता है। ये कैफियत है मेरे घर की। और उसमें मैंने अपने बच्चों का भी अखराजात पूरे करने, और घर भी मेरा किराए का है, और कोई ऐसा नहीं है मेरा सहारा कि सिवाय सर के अबू तला के अलावा कोई के हमारी मदद करे कि देखो ये ऐसे हैं, कोई खानदान में। तो अल्लाह वसीले बनाने वाला है। अल्लाह आपके लिए और वसीले भी बनाएगा। इनके लिए और लोग बहुत भी सारी आपकी दुआएं, मदद और को हमेशा आएंगे। इनको दुआ देते हैं कि चलो इन्होंने बनाया, व्हील चेयर दी, वॉकर दिया, किसी ने मेडिसन का किया। जी। बहुत ज़्यादा इनको दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक कोई तो इनके लिए ज़रिया बनाया, कोई बने ज़रिया, तो जिसके थ्रू ये बेहतर हुई। सही। ये इस मकाम पे आ गई है कि वही बच्ची जो करवट नहीं ले सकती थी, आज वही बच्ची है, वो चारपाई पे चढ़ जाती है, उतर जाती है, खुद से उठ के बैठ जाती है। सही। ये अपने हाथ से खा पी बहुत लेती अच्छी है। बात है जी। सही। अभी और जो आपने इनके दिमाग के वाले से बताया कि बाकी बच्चों के बनिस्बत जी। दिमाग इनका छोटा है, उसके ऊपर डॉक्टर इनको क्या कह रहे हैं? वो रहे हिफ्ज़ा को? इंशाल्लाह ये जो दवाई है, इसका मेडिसन है, ये 15 साल तक चलेंगे। अच्छा। सही। जिसमें इसको 15 साल तक ये 15 medicine साल चलेगी। तक, सही। यानी 2022 से लेके तो 2009 अभी चल रहा है, 15 साल तक। जी, 22 से शुरू, 2025 से लेके 2022 से स्टार्ट हुई अच्छा, थी इसकी 2022 से मेडिसिन। स्टार्ट हुआ है। जी जी, 22 से इसका इलाज स्टार्ट हुआ है। अभी ना ये 25 चल रहा है। जी। तो तकरीबन ये 3-4 सालों में बहुत बेहतरी आई इससे। अच्छा अच्छा। और अभी मजीद आगे जी कंटिन्यू जी, रहेंगी? आगे उन्होंने बोला है कि इनका। हाँ जी। अच्छा, आप इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। हिफ्ज़ा, हिफ्ज़ा आप इससे बात करो ना। इधर इधर देखें। ऐसे हिफ्ज़ा, सीधे आपकी होते ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, आप कहाँ आई हुई हैं? मॉर्निंग शो पे आई हैं आप?
हाँ, मुस्कुरा रही हैं आप, जवाब तो दें। हाँ जी। क्या कह रही? पता नहीं, अपने तरफ से कुछ बात करती है ना, अच्छा। समझ नहीं आती तो फिर हाँ जी बोल दो ना, खुश हो जाती है कि मुझे जवाब दिया इन्होंने। अच्छा, यानी मेरी बात इनको समझ आ रही है। तो फिर हम लोग हाँ जी बोल दें ना तो ये खुश हो जाती है, अगर नहीं बोले तो फिर वो एहसास हो कि मुझे इन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं हाँ जी बात बोल दो कर तो आप खुश हो जाती हो। हाँ, शी इज रिस्पॉन्डिंग, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रही है। शी इज ट्राइंग कि मैं जो है जवाब दूं, है ना? अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती है कि मैं बात करूं। हाँ, इंटरेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है कि मैं किसी तरह से इंटरेक्ट करूं। और बड़ी प्यारी बच्ची हैं ये, इंशाल्लाह आप घबराएं नहीं, आप परेशान नहीं हो। अल्लाह ताला आपकी तमाम तर जो मुसीबतें हैं, परेशानियां, उनको दूर करेगा और इनको जल्द से जल्द सेहतियाब करेगा। अच्छा, हिफ्ज़ा के पट्ठों के हवाले से आप बात करी थी कि जो मसल्स हैं इनके, ये स्टेप हुए में ये क्या, कैसे, कब हुआ और क्या वजह बनी थी? ये उसी दौरान ही जब इसको डरी बुखार हुआ, झटके आए ना, उस दौरान ही इनकी कहीं नसें दब गई ना। अच्छा, तो उसमें इसका पट्ठों का मसला बन गया, क्योंकि डॉक्टर ने इतनी तवज्जो नहीं दी, पट्ठों की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसके दिल की तकलीफ की तरफ ज़्यादा रहे, इन्हीं पोजीशन में आके तो वो पट्ठों का ज़्यादा मसला हो गया। जब हमें पता चला तो कोशिश की तो थोड़ा वक्त हो गया था। अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। मालिश करनी इसको रेगुलर, यानी कि धूप में छोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वर्जिश करवाना, इन चीज़ों पे केयर करने की वजह से बहुत बेहतरी आई इसमें, बहुत बेहतरी आई है और इंशाल्लाह आगे भी आएगी। अच्छा, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, इस तरह के बच्चों की जब भी कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, सारा कुछ होता है, मज़ीद आप इनकी मदद करने के लिए कुछ और लोगों को कांटेक्ट करते हैं, कुछ और लोगों को बताते हैं कि बाकी लोग भी जो है वो इनकी हेल्प करें? किस तरीके से आपका इदारा फिर मज़ीद आगे बढ़ के और मदद करता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जिस तरह अभी छोटी हैं, अब वो बता रही है कि 15 साल तक मज़ीद इनका जो है वो इलाज चलेगा और दवाइयाँ हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वो किस तरह से फिर आपका सपोर्ट सिस्टम होता है इन लोगों को? हमारा असल में इदारा हेड ऑफिस है ब्लॉक 2 यानी कि क्लिफ्टन में। तो बस वहीं के कुछ अहबाब हैं और कुछ हमारे जो वालिद साहब हैं, जो हमारे यानी कि चेयरमैन हैं इसके नुसरत ट्रस्ट के, उनका एक हल्का अहबाब है, उनके दोस्त अहबाब हैं और वो अपने दोस्त अहबाब में बात चलाते हैं, हम अपने जो हमारा हल्का है क्लिफ्टन का उसमें बात चलाते हैं। तो इस तरह मिलजुल कर जो उम्मत मुस्लिमा है, जो हमें इस्लाम ने भी एक वो दिया, पैगाम दिया है कि हमेशा वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के एक दूसरे का हाथ बढ़ाओ। हाँ। तो हम उन्हें दावत देते हैं कि भाई ऐसी फैमिलियाँ, अब तो हम सिर्फ 300 फैमिली को यानी कि माहाना यानी कि कफ़ालत दे रहे हैं जी। इस तरह हमारे पास जो यानी कि दरख्वास्तें हैं वो तकरीबन 3,500 से भी ऊपर हैं। अच्छा। जो ऐसी फैमिलियाँ कराची में हैं जो बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रही हैं और बहुत से बच्चों की जब हमारे पास वो आता है, फ़ंड आता है रमज़ान में, जब हम यानी कि कॉल करते हैं कि आपका जो नंबर है वो आ चुका है, आप इस रमज़ान से आपका माहाना शुरू हो जाएगा, तो बड़ी बदकिस्मती से हमें आवाज़ सुनने को मिलती है कि अब तो उस बच्चे का इंतकाल हो गया, हमें नहीं चाहिए। तो यानी कि ये बच्चे ऐसे होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा नीड होती है और फ़ौरन नीड होती है इनको, जो इनकी तबीयत चारी हो, जो इनका जो यानी कि जिस्म कमज़ोर है, उनको फ़ौरन वो चीज़ मुहैया की जाए। एक यानी कि ताकतवर वो हो, यानी कि वजूद हो, उसको हम यानी कि खुराक ना दें। हाँ। तो वो तो डाउन होना शुरू हो जाती है और ये तो पहले से ही डाउन है। उनको वो चीज़ें चाहिए जो इनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और फिर वो जो लिक्विड चीज़ें हैं, ये लिक्विड चीज़ों पर ज़्यादा होते हैं, दूध है और फिर आजकल की महंगाई है, अब वो यानी कि नीडो प्लस है, जो भी है, जो भी वो है कंपनी का, आप उसके वो कर लें, यानी कि रेट देख लें तो 2,000-2,400 तो एक वो डब्बा नहीं आता जो सिर्फ एक हफ़्ता चलता होगा, एक हफ़्ता चलता तो एक बच्चे का ख़र्चा आप वो कर लें, समझ लें 20,000 रुपये तो होना चाहिए जो इदारा दे रहा है अपनी मदद आपके तहत। और जो मुआविनीन हैं, बस मेरी यही दरख्वास्त होती है, साथ ही जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन यानी कि जो यानी कि वो हैं यानी कि फैमिलियाँ हैं उनको दिया जाए, मुस्तफ़ीज़ हों और इनकी ज़िंदगियाँ बचाएं, यही इंसानियत है। क्योंकि एक इंसान की जान बचाना ना पूरी इंसानियत की जान बचाने के जैसा है और आगे बढ़कर लोगों का हाथ थाम लेना चाहिए, जिसकी मदद जिस तरह से हो सके उस तरह से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि मुआशरे का वो अहम हिस्सा हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये जो दुख सुख होते हैं ना,
یہ سانجھے ہوتے ہیں. کل آپ کے پاس دکھ, آج میرے پاس دکھ, کل کسی کے پاس سکھ. تو یہ نا ایک لائف جو ہے نا ایک بس دکھ اور سکھ کے گرد گھوم رہی ہے. تو جب آپ کبھی کسی کے برے وقت میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایسے ہی راستے بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسے ہی مواقع دیتے ہیں. جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو پھر نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے, تو پھر وہ نیکی بدل کے آپ کے پاس بھی آتی ہے. تو آئیں, آگے بڑھیں اور ایسے لوگوں کا ہاتھ تھام لیں اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں. بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ, آپ ہمارے شو پر آئیں. اور حفظہ, آپ کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز. اگر آپ سن رہی ہیں اور آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, ایسی آگے بڑھیے, صحت مند رہیے اور خوش رہیے. چلے جی, شو میں یہاں وقت تو ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کو ایک اور فیملی سے ملوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ایک اور فیملی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, اور بریک میں ان سے ہی بات کر رہی تھی. اور یہ ایک بڑی رسپانسبل بیٹی بھی ہیں, بہن بھی ہیں. ان کی آپ بیتی ان کی زبانی سنتے ہیں اور ان کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ آپ کی بہن ہے اور آپ کی چھوٹی بہن ہے, ان کے بارے میں بتائیے. کیا کب سے ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے اور یہ کب سے سلسلہ ہے؟ یہ بچپن میں بالکل ٹھیک تھی. ان کا 1.5 سال کی تھی تو ان کا نا بخار ان کو ایسا ہوا تھا جیسے گردن توڑ بخار جسے کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا ہے. تو ان کو گردن توڑ بخار ہوا تھا. تو امی بتاتی ہیں جینا ہاسپٹل میں انہیں لے کر گئے تھے. تو انہوں نے تھوڑا سا پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے, اپنا نام بتائیے, اپنے حوالے سے. میرا نام شیلا ہے اور نا میں رائج بتاؤں اپنی؟ نہیں, اپنی بہن بھائیوں کے بارے میں بتائیے. میرا نام شیلا ہے اور میرا 6واں نمبر ہے اپنے بہن بھائیوں میں. صحیح, ہاں صحیح. تو میری جب شادی ہوئی تھی, میں جاب کرتی تھی اپنے ماں باپ کے لیے, کیونکہ میرے بہن بھائی کسی قابل نہیں ہیں. دونوں بھائی میرے جو ہیں وہ جی. تو میں اپنے امی ابو کو بولتی تھی کہ بچپن میں اپنے امی ابو کو بولتی تھی, امی ہمارے اچھے دن کب آئیں گے, ہمارے اچھے دن کب آئیں گے. تو امی بولتی تھی اللہ سے دعا کرو اللہ اچھے دن بھی لے کر آئے. پھر پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکی کیونکہ جواب نہیں دے رہی تھی جیب. ابو کی گورنمنٹ جاب تھی نیشنل موٹر میں. تو یہ کہتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ پٹھان اور سندھی کا چکر ہوا تھا تو میرے ابو کو نکال دیا تھا, بالکل ان کو فائر کر دیا تھا, مطلب کچھ بھی نہیں ان کو دیا. پھر ہم لوگ سمجھ لیں کہ مکان ہی تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. جی. تو ہمارے ابو نے بہت ساری جگہوں پہ اپلائی کرا. تو ہمارے ابو کو کوئی پرائیویٹ ادارے کے اندر عثمان برادر پلائی بورڈ میں نوکری ملی. جی. تو اس ٹائم کچھ ہماری امی بتاتی ہیں 800 یا 700 روپے تنخواہ ہوتی تھی. تو اس میں جو ہے نا ہم لوگ کس طریقے سے گزارا کرتے تھے. جب نوکری چھوٹی تھی تو ابو ہمارے کالے والے چھولے بیچتے تھے, کالے چھولے بیچتے تھے. اور میرا بھائی 1 سال کا تھا. جب میرے ابو ٹھیلا لے کے جاتے تھے نا, اور جب رات میں 10-11 بجے آتے تھے تو وہ چھولے جو ہے نا اس میں سے مہک آتی تھی. اچھا. اس میں سے مہک آتی تھی. پھر ہم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا. ان چھولوں کو ہم دھو کے نا, ہماری امی ہمارا پیٹ بھرتی تھی کہ میرے بچوں کا پیٹ خالی نہ رہے. پھر آہستہ آہستہ جب ہم لوگ بڑے ہونے لگے پھر ہماری امی نے نوکری کرنا شروع کر دی. پھر ہماری امی نوکری پہ لگ گئی. اس طریقے سے پھر ہمارے ابو نے نا لوگوں سے نا, جیسے جہاں نوکری کرتے تھے نا, ہمارے ابو نے لوگوں سے نا, جسے کہتے ہیں نا کہ کسی سے مانگنے کے لیے اپنی عزت نفس کو مٹی میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے ابو بولتے تھے میرے بچے پڑھ جائیں تو کبھی کسی سے لے لیا, کبھی کسی سے کورس کے پیسے لے لیے, کبھی کسی سے لے لیے. یہ میرے والد صاحب وہ تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام تھے. اس کے بعد تو کوئی رونا ہی نہیں. اس طریقے سے انہوں نے ہمیں پڑھایا, میں بتا نہیں سکتی. بس صحیح. آپ کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں جاب پہ لگی. جی. جاب پہ لگنے کے بعد پھر میں لوگوں سے بولتی تھی میرے اوور ٹائم وغیرہ لگا دو, میرے بہن بھائی ایسے ہیں, میرے والد صاحب کی جاب نہیں ہے تو میں اوور ٹائم سے کچھ ہمارا جیسے ہمارے حالات بہتر ہوئے کچھ. 2019 میں میرے ابو کی جاب چھوٹ گئی جو پرائیویٹ ادارے میں, جو 18,000-17,000 روپے. جب میرے ابو کی تنخواہ ہوئی 14 سے تو انہوں نے نکال دیا کہ آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے, حاجی صاحب آپ گھر بیٹھے ہیں, آپ کی ایج زیادہ. اچھا, آپ کے باقی بہن بھائی کیا کرتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں, بالکل ڈسیبل ہیں, کچھ بھی نہیں. انہوں نے باہر دیکھا ہی نہیں کچھ. میرے بہن بھائی کتنے بہن بھائی ہیں؟ 2 بھائی اور 1 بہن. اچھا جی. اور ڈسیبل ہیں وہ, مطلب بالکل ڈسیبل. اچھا, آپ نے بتایا آپ کی بہنیں اور بھی ہیں؟ جی, میری 3 بہنیں اللہ کا شکر ہے شادی شدہ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ.
اور چوتھی بہن جو میرے ڈسیبل ہے، آنکھ سے ہیں وہ، مطلب ان کی ایک آنکھ میں تھوڑا سا مطلب نظر نہیں آتا ان سے. تو دراصل آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں کوئی ایسا ہوتا ہے بندہ جو جس کی ماں باپ سے تھوڑی سی وہ رہتی ہے، انبن رہتی ہے. اچھا. تو ان کی جو ہے نا اپنے بچوں کی وجہ سے والدہ سے تھوڑی وہ نہیں ہوتی، مطلب کلیش ہوتا ہے ان کا آپس میں. تو وہ علیحدہ رہتی ہیں ہم لوگوں سے. سب سے بڑی سسٹر جو ہیں، سب سے بڑی سسٹر جو ہیں. صحیح. ان کے بارے میں بتائیں، ان کو یہ پرابلم کب سے ہے؟ ان کو یہ 18 سال کی جب ہوئی نا تو ان کے جسم میں فرق آنے لگ گیا، مطلب کھڑے کھڑے گر جانا. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام امرین ہے. امرین کو یہ پرابلم کب سے ہے؟ 18 سال کی تھیں تو یہ ان کے جسم میں فرق آنے لگ گیا. تو ڈاکٹر کو دکھایا، جنا ہاسپٹل سے باقاعدہ ان کی ساری میڈیکل رپورٹس وغیرہ ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں. تو ان کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کورنگی 4 نمبر پہ کوئی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر فرید یا رشید نام تھا، ان کے پاس لے کر گئے. انہوں نے کہا کہ جنا سے علاج کروانے کے بعد جب فیل ہو گئے وہاں سے، تو انہوں نے کہا بیٹا اگر بادام کھانے سے اگر عقل آتی نا تو سب بادام کھا رہے ہوتے، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے. صحیح. اچھا. پھر اس کے بعد پھر یہ گر گئی، سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، یہ گر گئی، ان کے پاؤں کی نا 3 ہڈیاں ٹوٹ گئی. پھر ان کا انڈس ہاسپٹل میں علاج ہوا، 15 دن کی ایڈمٹ رہی. انہوں نے پلستر وغیرہ چڑھا دیا. جب ان کا پلستر اترا تو پتہ چلا ہڈی ڈاکٹر نے غلط جوڑ دی ہے. اچھا. صحیح. غلط جوڑ دی. پھر دوبارہ ان کا آپریٹ ہوا. پھر دوبارہ ان کے جو اب نا پیر میں نا پیر بھی ان کا ٹیڑھا ہو گیا، اور یہ بولتی ہے میرا پیر بھی چھوٹا ہو گیا ہاں، اور میں نا اب اپنی زندگی میں کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. نہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور چلیں گی، آپ ضرور ٹھیک ہوں گی. آپ بتائیے امرین، آپ کب سے جو ہے وہ یہ ٹریٹمنٹ کروانے؟ آپ کی بہن نے بتایا آپ 18 سال کی تھی تو 2014. اچھا. صحیح. اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت مفتی صاحب بھی موجود ہیں. مفتی صاحب، یہ فیملی آپ تک کیسے پہنچی؟ بہرحال ہم جب رمضان کی یعنی کہ راشن اسکیم ہماری کافی بڑی ہوتی ہے، جس میں 5000 معذور افراد کے گھروں میں ہم لوگ یعنی کہ رمضان میں راشن دیتے ہیں. ہاں. تو اس میں ہمارے خیال میں کرنگی میں ہمیں یہ یعنی کہ فیملی وہ تھی ملی تھی. ان کی والدہ نے ان کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے کچھ سسرال میں معاملات چل رہے ہیں. اور پھر خیر ہم نے دعائیں دی. پھر ہم نے پوچھا فیملی میں اور کون کون ہے. پھر انہوں نے بتایا میرے شوہر ہیں، کافی بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، جاب نہیں ہے، اور میرے جو یعنی کہ بچے ہیں جو میرے بازو بننے تھے وہ دونوں معذور ہیں. صحیح. اور ایک بیٹی ہے وہ بھی معذور ہے، گھر پہ کمانے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم نے رمضان راشن کے علاوہ پھر ان کو منتھلی سپورٹ میں اپنے پاس لایا اور ماہانہ وظیفہ ان کا شروع کر دیا. پھر ایسی فیملیاں تو میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس تقریباً 300 فیملیاں ایسی ہیں جن کو فوراً ہمیں ایسا تھا کہ بغیر کچھ یعنی کہ سوچے سمجھے ہمیں دینا ہی پڑا، کیونکہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانا نہ پینا، نہ ان کے لیے گھروں پر اب جیسے یہ بہن بتا رہی ہیں چھولے کھا کر گزارا کرنا. بہت سی فیملی ہمارے پاس ایسی ہیں جو بولتے تھے ہم صرف باہر سے روٹیاں جو مل جاتی ہیں وہ لے کر یعنی کہ پانی میں ڈبو کر کھانا، اس طرح کی بھی فیملیاں ہیں. تو ہمارا نصرت ٹرسٹ کا کام یہ ہوتا ہے ہم جا کے ویریفیکیشن کرتے ہیں. تو ہماری جو ٹیم جو ویریفیکیشن کرتی ہے وہ جب آ کے ان کی رپورٹ دیتی تھی ان کے بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. تو روکا ہی نہیں جا سکتا ایسی فیملی کو کہ روکیں، دیکھیں، انتظار کریں. تو نصرت ٹرسٹ الحمدللہ 300 فیملیز کو ایسے ماہانہ دے رہا ہے جو بس یہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان کی کم سے کم جو زندہ رہنے کے لیے اولین جو ترجیح کھانا پینا وہ تو ہم ان کی پوری کریں. صحیح. بالکل لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں، اور یہ آپ کسی کی مدد نہیں کرتے، یہ آپ اپنی مدد کرتے ہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کو جو ہے نا وہ بڑا بلند مقام دیتا ہے. تو بڑھ کے لوگوں کی مدد کریں. اور اس طرح سے جب اس طرح کی فیملیز آپ دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی بھی ضرورت ہے، جن کو ہماری فکر کی بھی ضرورت ہے. اور جتنا زیادہ ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کریں، اس طرح کی فیملیز کی مدد کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ شیلا، بہت شکریہ امرین، آپ لوگ ہمارے شو پر آئے. چلیے جی، شو میں آپ وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر آپ کو ایک اور بڑی زبردست پرسنالٹی سے ملوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ملواتے ہیں آپ کو پاکستان کے ایسے ٹیلنٹڈ اور چمکتے ہوئے ستارے سے جن کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے. پاکستانی بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور یہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ یہ کسی بھی جگہ جاتے ہیں نا تو اپنی دھاک بٹھا کے آتے ہیں. کسی بھی جگہ جاتے ہیں، کوئی بھی کمپٹیشن ہو وہاں پر جیت کر آتے ہیں. اور جب یہ جیت کر آتے ہیں نا تو لگتا ہے جیسے ہم جیت گئے، ہماری قوم جیت گئی، ہمارا ملک جیت گیا. اور پاکستان کا نام اس طرح سے روشن کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، یہ واقعی بڑے لوگوں کا
کام ہوتا ہے جو اپنے ملک کے لیے کچھ کر دکھاتے ہیں. ایسے ایک بڑے زبردست ٹیلنٹڈ بچے سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ان کا نام ہے محمد بن ابو بکر اور یہ حافظ بھی ہیں اور بڑے پیارے بچے ہیں, اور انہوں نے انڈونیشیا میں جو ہے وہ قرات کا جو مقابلہ ہے وہ جیتا ہے اور زبردست ان کو پذیرائی ملی ہے اور پاکستان کا نام روشن کر کے آئے. ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں قاری اصلاح اللہ صاحب جو کہ مدرسہ دارالاصلاح سے ان کا تعلق ہے. ان دونوں کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. کیسے ہیں قاری صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارکباد کہ جس طرح سے محمد بن ابی بکر نے جو ہے یہ مقابلہ جیتا. ذرا تھوڑا سا اس مقابلے کے بارے میں بتائیں کہ کیا کچھ ہوا, کس طرح سے کانٹیسٹ کیا, کتنے وہاں پر اور اسٹوڈنٹ تھے, کتنے بچے تھے وہاں پر اس کمپٹیشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو نا ہمیں ہمارے ملک کو یہ اتنا بڑے اعزاز سے نوازا. پوری دنیا میں پہلی پوزیشن کا نا ایوارڈ یافتہ بن جانا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. صحیح. اور یہ پاکستانی قوم اور پھر خصوصاً عالمی کانفرنس تھی جی یہ عالمی رابطہ عالمی اسلامی کے تحت جو زیر اہتمام پوری دنیا میں وہ مقابلے کرواتے ہیں اور ان کا ہیڈ جو ہے نا مکہ میں. صحیح. تو اس کے پیچھے قوم کی دعائیں تھیں اور اکابرین کی دعائیں تھیں اور جو ان کی ماں باپ کی خصوصاً اس کی ماں کی 3 دن وہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. ہم ان کو بتاتے تھے کہ ابھی جب انہوں نے پیش ہونا تھا اس سے لے کر جب تک رزلٹ نہیں آیا 3 دن رزلٹ آنے ملے اس وقت ان کی والدہ نے 3 دن روزہ رکھا ہے تاکہ وہ اللہ سے مانگ رہی تھی. اور جو ہمارا وفاق المدارس جو ہمارا بہت بڑا بورڈ ہے الحمدللہ یہ ان اکابرین کی دعائیں اور ان کا سپورٹ, ورنہ یہ اللہ 120 گز کا مدرسہ ہے, چھوٹا سا جگہ ہے, کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں ہے جی. اور الحمدللہ اس سے پہلے بھی کافی بچے وہاں سے ماشاءاللہ ایوارڈ لے چکے ہیں. لیکن یہ نابینا بچہ یہ اس بات کا ان لوگوں کے لیے خوشخبری جن کے بچے گھروں میں نابینا ہیں اور وہ مایوس ہیں. تو یہ بچہ آج پورے پاکستان کا فخر ہے. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور چھوٹا سا بچہ ہے. تو یہ پوری دنیا میں اگست سے شروع ہوا ہے. یہ راؤنڈ چلے راؤنڈ ٹو راؤنڈ پوری دنیا. پھر اس میں فائنل بچے جو 17 بچے تھے انہوں نے ان کو انڈونیشیا کے دارالحکومت جو جکارتا ہے وہاں بلایا. ہاں تو یعنی پھر وہاں پر ان کے 3 دن یہ کمپٹیشن چلتا رہا. تیسرے دن جا کے ان کا جو نا پھر ان کا جو نا نتائج کا اعلان ہوا. صحیح. تو الحمدللہ آج سب کچھ آپ کے سامنے. بالکل. بات کرتے ہیں محمد بن ابو بکر سے. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ جی. اچھا یہ بتائیے آپ نے قرات کا کمپٹیشن جو ہے وہ جیتا, آپ کو کیسا لگا, وہاں پر کتنے سارے بچے تھے, یہ ذرا تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ میں شیئر کریں. وہاں پر بچے بہت سارے تھے, سارے معذور بچے تھے. اچھا. آپ لڑکے تھے, لڑکیاں تھی. اچھا. اور عورتیں تھی بہت زیادہ. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کے قاری صاحب آپ کو تیاری کرا رہے تھے, پہلے سے ہی تیاری کرا رہے تھے؟ جی ہم نے تیاری کرواتے تھے, مجھ سے جائزہ لیتے تھے. اچھا. کوئی نہ کوئی سوال کرتے تھے. اچھا آپ نے کون سی قرات پڑھی تھی جس میں آپ نے یہ گولڈ میڈل جیتا تھا, مقابلہ جیتا تھا؟ جی کون سی آپ نے قرات پڑھی تھی, کیا کس لہجے میں پڑھی تھی؟ کس لہجے میں پڑھی تھی؟ مقام البیات میں سارا پڑھا. اچھا کیا آپ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ بتا سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ ہمیں سنا سکتے ہیں؟ جی سناؤ بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وجعلوا بینہ وبین الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت زبردست آواز میں انہوں نے جو ہے یہ قرات کی ہے. اور میں جو کہتی ہوں نا کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور ہمارے ہاں جو بچے ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور جب یہ کسی بھی چیز کو کام کرنے کا ارادہ کر لینا تو پھر یہ کر کے رکھتے ہیں یہ کام کو. اچھا, ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں. مفتی صاحب آپ بتائیں کہ جو آپ اس طرح کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں اس پہ کتنی خوشی ہوتی ہے, اور جس طرح یہ بچے ہیں ابھی کتنے چھوٹے ہیں لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. بالکل ایسے ہی ہمارے ملک میں جو ٹیلنٹ ہے وہ اگر کوئی معذوری بھی ہے تو میں تو یہ مانتا ہوں اگر اللہ جل شانہ ایک نعمت سے یعنی کہ محروم کرتے ہیں تو اس سے بڑھا چڑھا کر نعمتیں اور دے دیتے ہیں. ان کا حافظہ, اور اللہ نے دیکھیں 10 سال کا بچہ پورا قرآن کا حافظ ہے اور اس کا قرآن جو ہے یعنی کہ دل میں یعنی کہ محفوظ ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ بچے اور یہ لوگ جو ڈسیبل افراد ہیں اس سال وقتاً فوقتاً ہمیں اجاگر کر رہے ہیں اپنی طرف یعنی کہ متوجہ کر رہے ہیں. جیسے ابھی پچھلے مہینے جو زین العابدین ہو گئے تھے رشیا میں, وہ بھی ڈسیبل تھے, وہاں سے برونز یعنی کہ میڈل لے کے آیا یہ بچہ, گولڈ میڈل لے کے آیا. یہ پوری امت کو, گورنمنٹ کو, اداروں کو, لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں, ہماری تعلیم اور ہماری تربیت ہمارے لیے آپ تھوڑے فکر مند ہوں تاکہ ہم بھی معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بن سکیں. چلیں جی, بہت اچھی بات ہے کہ آج میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. جی, ان کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے جو بچے جاتے ہیں یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے آپ کی مخصوص جگہ کی تیاری کر کے جا کے آپ اس تلاوت کو پیش کرتے ہیں, ان کا وہ نہیں ہوتا ہے. اچھا, ان کو جا کے وہاں بیٹھ کے ان سے باقاعدہ وہاں 4 جج ہوتے ہیں, وہ ان سے سوال کرتے ہیں. اچھا, کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا, سوال کرتے ہیں اور اس سوال کے اندر آپ نے 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے. جی, نمبر 1 آپ کو یاد اچھا ہونا چاہیے کہ یاد میں آپ کی کمی پیشی آئے گی تو آپ سے نمبر کٹیں گے. صحیح. نمبر 2 جو اس کی تجوید کی جو ادا ہے, تجوید کی وہ جو حروف کی جو اس کی جناب اس کی آپ نے ریاض کرنی ہے. اگر اس میں آپ ایک غلطی تجوید کی ایک غلطی کرتے تو آپ سے نمبر کٹتا ہے. تیسرا آپ نے حسن صوت اپنی آواز کو یعنی کہ عرب کے لہجے پر رکھنا ہے. اگر اس پہ کبھی بیشی آپ کرتے تو آپ سے نمبر کرتے. گویا کہ آپ کو ایکوریٹ رہنا ہے یعنی اور یہ مشکل ہوتا ہے کہ مجھ سے سوال کہاں سے ہوگا, اور اتنے مجمع میں مجھے پڑھنا بھی ہے اور 3 چیزوں کی ریاض بھی کرنی ہے. تو انسان انڈر پریشر ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل پریشر الگ چیز ہے. جی بالکل, تبھی تو میں نے کہا نا کہ ہمارے جو یہ بچے ہیں, ہمارا جو ٹیلنٹ ہے یہ بہت زبردست ٹیلنٹ ہے اور یہ بہت انشاءاللہ آگے جائیں گے. محمد بن ابو بکر, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, بہت ساری آپ کے لیے بیسٹ وشز. بہت شکریہ قاری صاحب, بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے. شو کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ اپ ہو گیا ہے, اور آج کا شو کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہماری سوشل سائٹ پر. اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے کام آتے رہیں. کیپ واچنگ CT@10.